लास्ट क्लास में हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था 3x + 4y = 2, 5x + 3y = 7 व्रज गुणन विधि द्वारा इसको हल करने के लिए। तो इसको हल करते हैं। तो एक बार इक्वेशन यहाँ लिख लें। 3x + 4y = 2, 5x + 3y = 7। अब व्रज गुणनखंड विधि से हल करना है तो x = y = और -1 = ऐसा बताया गया था। तो जब x के नीचे अपने को लिखना हो तो x के कॉलम को छिपा लेंगे और ऊपर से नीचे गुणा करना है बचे हुए अंकों का। तो 4 का गुणा किससे हो जाएगा? 7 से, ऋण 3 का गुणा 2 से। तो 4 × 7 ऋण 3 × 2। जब y के नीचे आपको हल करना हो तो नीचे से ऊपर गुणा करेंगे 5 का गुणा 2 से, ऋण 3 का गुणा 7 से। 5 × 2 ऋण 3 × 7। और ऋण 1 के नीचे लिखना हो तो ऊपर से नीचे यानी 3 × 3 लेंगे, ऋण 5 × 4 लेंगे। अब ये हो जाएगा 7 चौक 28, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 5 चौक 20। 28 में 6 गया 22, 10 में 21 गया ऋण 11 और 9 में 20 गया ऋण 11। दोनों ऋण ऋण कटा देंगे तो 1/11 हो जाएगा। फिर x के लिए और y के लिए। तो जब x के लिए लिखेंगे तो x/22 बराबर 1/11 लिख लेंगे। 22 का तिर्यक गुणा कर दो तो 22 एकम 22 बटे 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो x बराबर 2 आ गया। y के लिए हल करेंगे तो y/11 बराबर 1/11। 11 इधर जाएगा तो ऋण 11 एकम ऋण 11 बटे 11, 11 से 11 कैंसिल हुआ तो मिला -1। इस प्रकार से हमारा आंसर आया x बराबर +2 और y बराबर -1। अब चर्चा करते हैं हलों के प्रकार। हलों के प्रकार से क्या तात्पर्य है? तो युगपत समीकरण या दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप हमने देखा है। a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। तो यहाँ पर हम a1/a2 निकाल लें, जो भी मान मिले। फिर b1/b2 निकालिए और c1/c2 निकाल लीजिए। तो पहला कंडीशन ऐसा हो सकता है कि a1/a2 = b1/b2 मिले या ना मिले। तो पहला कंडीशन ले लेते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में जो हल का प्रकार होगा वो होगा अद्वितीय हल। कैसा होगा? अद्वितीय हल, यानी हमारे दिए गए समीकरणों का मात्र एक ही हल मिलेगा। ठीक। अब चूंकि जो युगपत समीकरण होता है उसमें से प्रत्येक समीकरण एक रेखा को भी प्रदर्शित करती है। इस स्थिति में यदि हम पहले समीकरण के लिए एक रेखा खींचें और फिर दूसरे समीकरण के लिए भी रेखा खींचें तो जब अद्वितीय हल होगा अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 न हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। दूसरी स्थिति अगर मान लीजिए ऐसा हो, a1/a2 बराबर मिल जाए b1/b2 और बराबर ना हो c1/c2, तब दिए गए समीकरण का, युगपत समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा। इस स्थिति में यदि हम पहली रेखा और दूसरी रेखा के लिए
या पहले समीकरण और दूसरे समीकरण के लिए यदि ग्राफ खींचते हैं तो जो रेखाओं की स्थिति होगी वो इस प्रकार होगी। समीकरण 1 के लिए रेखा ये मिला और समीकरण 2 के लिए रेखा ये मिला। रेखाओं की जो स्थिति होगी वो समांतर की होगी, यानी जब कोई भी हल नहीं होता है तो रेखाओं की स्थितियाँ कैसी होंगी? समांतर। तीसरा कंडीशन है A1/A2 B1/B2 और C1/C2, यानी तीनों अनुपात आपस में बराबर हों, तब समीकरण निकाय का अनेक या उसी को अपन कहेंगे अनंत हल होते हैं। इस कंडीशन में यदि समीकरण 1 और 2 के लिए रेखाएं खींची जाएं तो ये मान लीजिए समीकरण 1 के लिए रेखा है तो दूसरी रेखा भी ठीक इसी के ऊपर होगी। इस स्थिति को हम समपाती रेखाएं कहते हैं। अर्थात जब समीकरण निकाय के अनंत हल होते हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं। मैं इन सभी कंडीशन को एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। अब इसको हम एक चार्ट में नोट कर देते हैं। प्रतिबंध, तो पहला क्या लिखे थे? A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसमें हलों के प्रकार में आएगा अद्वितीय हल, हलों की संख्या 1, रेखाओं की स्थितियाँ, ऐसा चित्र बना दीजिए और यहाँ लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिस समीकरण निकाय का एक या एक से अधिक हल हो उसे हम संगत युग्म कहते हैं या संगत निकाय कहेंगे। दूसरा कंडीशन लिए थे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। इस स्थिति में हलों का प्रकार होगा कोई भी हल नहीं है, इसलिए हलों की संख्या आएगा 0। रेखाओं की स्थितियां होंगी समांतर, समांतर रेखाएं। और जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है उसे हम असंगत निकाय कहेंगे। तीसरा कंडीशन था A1/A2 B1/B2 C1/C2। तब अनंत हल होगा, अनंत या उसी को हम कहेंगे कि अनेक हल होंगे। तो हलों की संख्या कितनी हुई? अनंत। और रेखाओं की जो स्थिति होगी पहली रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होती है, तो इसको कहते हैं समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा। और चूंकि एक हल हो या एक से अधिक हल हो, इस स्थिति में हम उसको संगत निकाय कहेंगे। इस प्रकार से इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, तो एक प्रश्न लेते हैं। दर्शाइए कि समीकरण निकाय 3x धन 5y बराबर 12 और 5x धन 3y बराबर 4 का अद्वितीय हल है। तो यहाँ इसको हल करने के लिए A1 कितना है, B1 कितना है, C1 कितना है, ये कैसे निकालेंगे? तो जो दिया गया समीकरण 1 है उसमें x के गुणांक को हम A1 कहेंगे। तो यहाँ x का गुणांक 3 है, इसलिए A1 का मान हो गया 3। B1, समीकरण 1 में y के गुणांक को यहाँ पर कितना है 5, तो इसको हम B1 कहेंगे। और समीकरण 1 में अचर पद 12, इसको हम C1 कहेंगे। इसी प्रकार A2 निकालने के लिए समीकरण 2 में x का गुणांक 5, समीकरण 2 में ही y का गुणांक 3, इसको B2 कहेंगे और अचर पद 4 को C2 कहेंगे।
सबसे पहले निकालना होगा A1 अपॉन A2। तो A1 का वैल्यू 3 और A2 का 5, तो 3/5 निकाल लिए और इसको दे दिए नंबर 1। फिर B1/B2 निकालेंगे, तो B1 का मान 5 और B2 का मान है 3, तो 5/3 ऐसा निकाल लिया। तो क्या 3/5 5/3 के बराबर है? तो जनरली नहीं है। तो 1 व 2 से 3/5 बराबर नहीं है 5/3, इसलिए हमको मिलता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अतः यह सिद्ध हुआ कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा? और समीकरण हमारे पास है 8x धन 5y बराबर 9। दूसरा समीकरण kx धन 10y बराबर 15। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि k का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर हल करने के लिए सबसे पहले A1, B1 और C1 ज्ञात करेंगे। पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है? 8, तो ये हो गया A1। पहले समीकरण में y का गुणांक 5, तो इसको कहेंगे B1। पहले समीकरण में अचर पद का मान है 9, तो इसको कहेंगे C1। A2, पहले समीकरण में x का गुणांक पहले समीकरण नहीं, दूसरे समीकरण में x का गुणांक k, वो हो जाएगा A2। दूसरे समीकरण में y का गुणांक 10, ये हो जाएगा B2 और अचर पद को कहेंगे C2। अब हमको k का मान कब ज्ञात करने के लिए बोला गया है? जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। तो पीछे जो सारणी में अपन समझाए थे वो हमको याद करके रखना होगा और लिखेंगे अद्वितीय हल हेतु प्रतिबंध। तो अद्वितीय हल हेतु क्या प्रतिबंध पीछे देखे हैं? A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ये नोट कर लेंगे। अब यहाँ से A1, B1, A2, B2 सारे मान यहाँ पर आप रख दीजिए। 8/k बराबर नहीं है 5/10 का, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 ऐसा कटा दिए। अब k का तिर्यक गुणा 1 से और 8 का तिर्यक गुणा 2 से करेंगे, तो k एकम k बराबर नहीं है 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से जब k का मान 16 के बराबर नहीं होगा तब दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। एक प्रश्न और लेते हैं। अनंत हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए और नीचे समीकरण निकाय दिया हुआ है। kx + 2y - 4 = 0, 5x - 3y + 6 = 0। तो हल करने से पहले सभी A1 का मान, तो इसको दिए मान लो समीकरण 1 और इसको दिए 2। तो पहले समीकरण में x का गुणांक k, पहले समीकरण में y का गुणांक 2, तो इसको B1 कहेंगे और अचर पद है -4, तो इसको C1 कहेंगे। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 5, तो ये हो जाएगा A2। दूसरे समीकरण में y का गुणांक है -3, तो इसको कहेंगे B2 और दूसरे समीकरण में अचर पद है 6, तो इसको कहेंगे C2। अब अनंत हल के लिए k का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अनंत हल हेतु प्रतिबंध। तो अनंत हल के लिए क्या प्रतिबंध है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। सभी मानों के यहाँ रख दीजिए। k/5, 2/-3 और -4/6। ये आखिरी वाला जो 4/6 है इसको कटाएंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये भी -2/3 है, ये भी -2/3 है। तो इन दोनों में से किसी एक को ही लिखेंगे और इधर हो जाएगा k/5। तो k/5 बराबर -2/3। अब 5 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो 5 दूनी
-10/3। तो जब k का मान -10/3 होगा तब दिए गए समीकरण कैसे हल होंगे? अनंत हल होंगे। अर्थात अनंत हल के लिए k का मान क्या प्राप्त हुआ? -10/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा।